नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में आज ठंड से राहत मिल सकती है। 18 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान जो है दिल्ली का वो 18 डिग्री आज हो सकता है। न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री तक रहने का अनुमान जारी किया गया है, खतरनाक स्तर तक। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंचने की आशंका है। रोहिणी में अगर फिलहाल की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 457 पॉइंट पर है। कोहरे की वजह से 21 ट्रेनें लेट चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हां, आज का तापमान 5.8 डिग्री न्यूनतम देखा गया, जो कि सफदरजंग इलाके में है। अगर बात करें इंडिया गेट या आसपास के इलाकों की तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री आका गया, जो आम दिनों के मुकाबले कम तो है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सर्दी पड़ रही थी उसके मुकाबले बेहतर है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो ये सर्दी का प्रकोप था ये कम हो सकता है। हालांकि अभी भी अगर बात करें कोहरे की तो विजिबिलिटी जो है 400 से 500 मीटर की देखी जा सकती है। साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर भी कई जगहों पर 400 से पार हो गया है, यानी कि प्रदूषण की जो अवस्था है वो खतरे के निशान से ऊपर देखी गई है। और वहीं अगर बात करें ट्रेनों की तो कई सारी ट्रेनें भी अपने समय से देरी से चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ वाजिद अली, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। ये पिछले 3-4 दिनों से ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में अब भी शीतलहर और गलाने वाली ठंड का कहर जारी है। राजधानी पर ठंड के साथ कोहरा और स्मॉग का संकट भी छाया है। हालांकि बुधवार को अच्छी धूप खिलने से दिल्ली के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते होते सर्दी से फिर दिल्ली एनसीआर कांप उठे। दिल्ली के साथ ही लखनऊ और कानपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए कहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं चाय का। नए साल पर राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लग गया महाजाम। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लंबा जाम लग गया। दिल्ली में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले। शाम होते होते कई इलाकों में भीड़ बढ़ गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं इंडिया गेट के आसपास नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिससे इंडिया गेट की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। वहीं 5 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए, जिससे सड़क पर भीड़ और बढ़ गई। इंडिया गेट सर्कल हो या फिर अकबर रोड, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शाम को जाम के हालात बने रहे। पारापुला फ्लाईओवर पर भी गाड़ियां रेंगती नजर आई। नए साल के पहले ही दिन लोग घंटों जाम में फंसे रहे और दिल्ली में ट्रैफिक कंट्रोल के सारे दावे धरे रह गए। जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हुई। किसी को घर जाने में काफी देर हुई तो कई समय पर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए। आईटीओ के पास तो एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। एक तरफ पहाड़ पर भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं पहाड़ पर कड़ाके की ठंड के बीच साधु अपनी साधना में लीन हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के गंगोत्री की हैं, जहां साधु इसी तरह साधना कर ठंड को मात दे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। पूरा मंदिर बर्फ के आगोश में समाया है। यहाँ बिजली की किल्लत से संत समाज नाराज है। 12 महीने आप लोग लाइट देने की प्रॉमिस करते हैं, लेकिन 26 नवंबर को लाइट चली जाती है, जबकि इतनी बर्फबारी अभी हुई नहीं है। लास्ट ईयर कम से कम 5-6 जनवरी तक लाइट रही थी और अभी हमारे एक महात्मा की ठंडी से डेथ हो गई। लाइट होती तो फोन होता तो कम से कम हम 108 को बुला सकते थे। गंगोत्री धाम में गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारी भी कड़ाके की ठंड के बीच तैनात हैं। जनपद में एक बार फिर मौसम करवट लेने लगा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन मुश्किलों से भरे होंगे। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। बच्चों की कब्रगाह बन चुके कोटा के इस अस्पताल में अब तक 101 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2020 के पहले दिन जेके लोन अस्पताल में 5 और बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। 5 के 5 ही न्यू बॉर्न है एंड सब में सारे लो बर्थ वेट थे। कोई 1 किलो का है, कोई 1.1 100 ग्राम का है, कोई 900 1.2 किलो का है।
और सभी में लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी विद माइल्ड इन्फेक्शन एंड दी बर्थ एस्फिक्सिया, ये इनके कॉज ऑफ डेथ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो कोटा में 25 दिसंबर को एक बच्चे की मौत हुई, 26 को 3, 27 को 2, 28 को 6, 29 को 1, 30 को 4, 31 को 5 और 1 जनवरी के दिन भी तकरीबन 5 बच्चों की मौत हो गई। यानी 8 दिनों में कुल 27 मौत। कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां राज्य के अलग अलग हिस्सों से हुई। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है जो इस संगठन से जुड़े हैं। जो यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भड़की हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आया था। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने तो यहाँ तक कहा है कि आईएसआई के इशारे पर काम करता है पीएफआई। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है कि दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन में भी पीएफआई का हाथ था। पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के तुमकुर में एक साथ 6 करोड़ किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर करेंगे। 2 दिनों के दौरे में मोदी यहां पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे, जिसमें एक क्लिक में ही देश भर के किसानों को दूसरे चरण की पहली किश्त मिल जाएगी। इस स्कीम के तहत 3 किश्त में 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। इस मौके पर यहां किसानों का बड़ा सम्मेलन भी बुलाया गया है, जिसमें पीएम कृषि कर्मण पुरस्कार देंगे। इसके अलावा पीएम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक लेबोरेटरी का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने आज दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती है। आज मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया जाना है, लेकिन मंत्रिमंडल में सबको संतुष्ट कर पाना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं है। सबसे ज्यादा नाराजगी की खबरें कांग्रेस खेमे से आ रही हैं। पहले मंत्रियों की संख्या और उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद नेताओं और उनके समर्थकों के हंगामे की तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। हालांकि बुधवार को 4 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल कोई भी नाराज नहीं है। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के साथ कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट, नितिन राउत, एनसीपी की ओर से डिप्टी सीएम अजीत पवार, जयंत पाटिल और एकनाथ शिंदे ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बात रखी। नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। असम के गुवाहाटी में कई जगह नए साल में जश्न की बजाय विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं असम के बरपेटा में प्रदर्शनकारियों ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल को काले झंडे दिखाए। वहीं सीएम सोनोवाल ने कहा कि सीएए किसी भी तरह से असम के मूल निवासियों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र ने असमी हितों के संरक्षण के लिए पहले ही नियम बना लिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में जामिया के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बुधवार को जामिया के सैकड़ों छात्र सीएए के विरोध में सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई और जामिया के छात्रों का समर्थन किया। हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये हमारा नारा है कि चाहे जो हो जाए हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम लाठीचार्ज खाएंगे, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। 20 दिन से जारी जामिया के छात्रों का प्रदर्शन नए साल में भी जारी है। बुधवार शाम को जामिया के सैकड़ों छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला। ये मार्च जामिया से शुरू होकर शाहीन बाग पर खत्म हुआ। जामिया के छात्रों ने नागरिकता कानून वापस लेने समेत सरकार के सामने 7 मांगे रखी हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के विरोध में पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने से लेकर इलाज तक की सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहां प्रदर्शनकारियों को अंडे और दूध से लेकर खाने पीने के सामान बांटे जा रहे हैं, लेकिन इन सामानों को मुहैया कराने वालों का कोई पता नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन लोग इस प्रदर्शन में मदद कर रहे हैं और यहाँ काम करने वाले वॉलंटियर कौन हैं। लखनऊ में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। सड़क पर जलती कार देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। घटना गाजीपुर के कुकरेल इलाके की है, जहां अचानक कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार आग की लपटों और धुएं के गुबार से घिर गई।
जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि कार सवार लोग समय रहते कार से कूद गए थे। आगरा में बीच सड़क पर युवाओं के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लड़के मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। लात घूंसों से युवक को जमकर पीटा जा रहा है। वायरल वीडियो में कई नाबालिग भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है ये वीडियो आगरा के पश्चिमपुरी इलाके का है। पहले भी कई बार इस इलाके से मारपीट के वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन ताजनगरी में नए साल पर मारपीट का ये वीडियो सामने आने से इलाके के लोग सहम उठे हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गंगोत्री ज्वेलर्स की दुकान का शटर बंद है। उसके बगल वाली दुकान अभी खुली हुई है। दुकान के दरवाजे पर एक बच्चा खड़ा है। कुछ ही सेकंड बाद एक आदमी दुकान से बाहर निकलता है, सामने रखे स्टूल को पैर से सही करता है और फिर उस पर चढ़कर शेड में टंगे सामानों को उतारने लगता है। तभी एक और आदमी आता है और वहां खड़े बच्चे को लेकर दुकान के अंदर चला जाता है। ठीक तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक शख्स वीडियो में नजर आता है जो स्टूल पर खड़े दुकानदार पर अचानक हमला कर देता है। हमलावर के हाथ में एक बड़ा हथियार देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो हमलावर के हाथ में चापर था। दिसंबर 2019 की रात 9:51 का वक्त जब दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ। दुकान के साथ वाली गली में लगे इस कैमरे से देखा जा सकता है कैसे हमलावर पूरी तरह से बेकाबू हो गया था और दुकानदार पर चापर से लगातार हमला करते हुए उसे घसीटकर सड़क के दूसरी ओर ले जाता है। बीच बाजार हुए इस जानलेवा हमले में दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। सड़क पर इस हमले को देख कुछ लोग जुटे और दुकानदार को बचाने की कोशिश की। इस पूरी वारदात में हमले की वजह अभी साफ नहीं हुई है। यूपी के कन्नौज में एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस, सर्विलांस सेल और स्वाट टीम ने मिलकर कार्रवाई की और आरोपियों पर शिकंजा कसा। मोबाइल फोन और कार समेत 18 बदले हुए एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात कुछ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग से पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए और इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग के बाद कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। घटना ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना की है। कहा जा रहा है कि नए साल के जश्न में डूबे कुछ लोगों ने नशे की हालत में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की। जम्मू के खारी थरियाट जंगल के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिशों को हिंद के रणबांकुरों ने रोक दिया। जब जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में उनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तभी पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया। इस हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनमें नायक सावंत संदीप रघुनाथ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वहीं राइफलमैन अर्जुन थापा मागर नेपाल के मूल निवासी हैं। नौशेरा में पाकिस्तान की कायराना करतूत के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन भी किया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के झंडे भी जलाए गए। देश के पहले सीडीएस बने जनरल विपिन रावत। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी और नए साल के मौके पर देश को पहला सीडीएस मिल गया। रक्षा जानकारों के मुताबिक सीडीएस कई मामलों में गेम चेंजर साबित होंगे। प्रमुख सैन्य सलाहकार होने के नाते वो शीर्ष नेतृत्व को तीनों सेनाओं से संबंधित मामलों पर सलाह देंगे। सीडीएस अलग अलग स्तर पर काम करेंगे। वे लीडरशिप के नए आयाम स्थापित करेंगे। सीडीएस की कमान संभालने के बाद जनरल विपिन रावत ने अपनी प्राथमिकता देश के सामने रखी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। सीडीएस के लिए साउथ ब्लॉक में अलग सचिवालय के साथ साथ अलग मिलिट्री अफेयर्स विभाग बनाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है नए सीडीएस की यूनिफॉर्म और उनका फ्लैग। सरकार ने साफ कर दिया है कि सीडीएस अपने पेरेंट सर्विस की यूनिफॉर्म ही पहनेगा। यानी अगर जनरल विपिन रावत थल सेना से ताल्लुक रखते हैं तो वो थल सेना की ही यूनिफॉर्म पहनेंगे, लेकिन उनके सर पर जो टोपी होगी
वो अलग होगी। ये कैप सीडीएस के लिए खासतौर पर बनाई गई है। इस ऑलिव टोपी के बीच में मैरून रंग की एक पट्टी है। सीडीएस का जो झंडा है वो भी मैरून रंग का है, जिसके साइड में तिरंगा है और एक तरफ प्राइस सर्विस का लोगो है। नए साल में नई ऊंचाइयों को छूने के मिशन में जुटा इसरो। साल का पहला दिन और इसके साथ ही गगनयान और चंद्रयान 3 से जुड़ी बेहद अहम जानकारी दी इसरो चीफ ने। 2020 में गगनयान और चंद्रयान 3 के जरिए इसरो सफलता की नई कहानी लिखने की कोशिश में जुटा है। गगनयान मिशन के तहत 2022 में देश का पहला अंतरिक्ष यान स्पेस में पहुंचेगा, जिसमें इंसान भी सवार होंगे। 2020 गगनयान मिशन के लिए बेहद अहम है। जोर शोर से गगनयान मिशन की तैयारी की जा रही है। ट्रेनिंग के लिए एस्ट्रोनॉट भी चुन लिए गए हैं। इसरो को गगनयान मिशन के लिए रूस मदद कर रहा है। गगनयान के साथ ही चंद्रमा के लिए इसरो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में भी जोर शोर से जुटा है। इसरो की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। 2021 तक इसे प्रक्षेपित भी किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के चंद्रयान 3 से जुड़े बयान के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 की पुष्टि की है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर होगा। चंद्रयान 3 मिशन में 250 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 2 अहम मिशन के अलावा इसरो 2020 में दूसरे स्पेस पोर्ट बनाने की मुहिम में भी जुटा है। दूसरे स्पेस पोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण भी शुरू कर दिया गया है। दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन में होगा। हांगकांग में जारी है चीन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। नए साल के पहले दिन हांगकांग में 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। नए साल का जश्न मनाने नहीं, चीन से आजादी की मांग को लेकर लोकतंत्र समर्थकों ने चीनी सरकार के खिलाफ विशाल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। भारी संख्या में उमड़े प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और पोस्टर लहराए। पुलिस ने इस बार भी लोगों पर आंसू गैस के कई गोले दागे। बता दें कि विवादित बिल को लेकर हांगकांग में पिछले साल 9 जून से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो अब तक थमा नहीं है।